एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। श्री उत्तम कृष्ण दास जी एक प्रेरक वक्ता है जो गत वर्षों से स्कूल, कॉलेजेस आदि में अपनी वाणी के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित कर उन्हें जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ श्री उत्तम कृष्ण दास जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपनी ओजस्वी वाणी से हमें जीवन के अनमोल पाठ पढ़ाएं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही ऊर्जा से और बहुत ही उत्साह से और इतने सुंदर शब्दों में मेरा स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूं मैं सभी को, ठीक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। मेरा नाम उत्तम कृष्ण दास है। मैं रमन बिहारी गौड़ी मठ B3 जलपुरी फाउंटेन पार्क के सामने हमारा मठ है, मैं वहां से आया हूँ। हमारे अपने गुरुदेव के अनुगत्य में गौड़िया यूथ फोरम के बैनर पर स्कूलों में जाकर के गीता जी की शिक्षाओं के माध्यम से सभी बच्चों को आदर्श और उच्च शिक्षा और बहुत अच्छा जीवन जीने की शिक्षाएं सिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसके अंदर 700 श्लोक हैं और बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं इसमें दी गई हैं। कभी समय लगे या समय निकाल करके ये पढ़ने का प्रयास करना। हम आज जहाँ पर भी हैं वहाँ से आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हमें मिलेंगे। जैसे मैंने अपना परिचय दिया, आप में से कोई अपना परिचय देगा? माइक देना, ये कुछ भी बच्चे को दे दीजिए। कोई 2 बच्चे। मैं कृष्ण गुप्ता। किसी और को दीजिए। हरे कृष्णा। मैं मान्यपाल, क्लास 10 मानव मान्यपाल। मान्यपाल। गुप्ता जी थे इधर। मेरा नाम शर्मा है। परिचय में जब हमसे परिचय पूछा जाता है कि आप अपना परिचय बताइए। हरे कृष्णा। मैं यास्का यादव, बस 10th क्लास। जब हमसे कोई हमारा परिचय पूछता है तो सामान्यतः हम क्या बात बताते हैं? मेरा नाम, किस क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरे पिताजी का नाम, कहाँ रहता हूँ, किस स्कूल में पढ़ता हूँ, किस देश का नागरिक हूँ। सामान्यतः हम अपने परिचय में यही बातें बताते हैं। पर जो हम ये बातें बता रहे हैं, क्या हम यही हैं? क्या हम नाम हैं? हम कौन हैं? बड़ा एक साधारण सा प्रश्न है, हम कौन हैं? कौन है हम? मनुष्य। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य हाथ, पांव, आंख, नाक, मुंह, इन सब का इकट्ठा किया हुआ एक समूह होता है ना?
जो इन सब की सहायता से कुछ करने का प्रयास करता है, और इन सब के अंदर बहुत ज्यादा अनुशासन होता है। आंख देखती है, आंख से दिखाई देता है ना। नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं। पर क्या मैं कान से देख सकता हूं? नाक से सुन सकता हूं? एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम नहीं करती है ना। कितना डिसिप्लिन है आपस में। पूरी बॉडी के पार्ट्स, खाना कहाँ पे पचेगा, कहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट होगा, कहाँ तक हवा जाएगी, उस हवा के साथ मिल करके ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, कितना परसेंटेज ब्रेन में जाएगा, कितना बॉडी में जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक हमारा कोई एफर्ट या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं है। फिर हम क्या रहेंगे? हम हैं और हमारा कंट्रोल नहीं है। हमने अभी खाना खा लिया, हम सोचते चलो से 2 घंटे बाद पचाएंगे। पॉसिबल है? खाना खाते ही डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है और खाना ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होने लगता है। हमें तो कोई उसमें एफर्ट नहीं करनी। हम क्लास में बैठे हैं, बाहर कहीं कोई गाड़ी अभी खराब हो जाए और जोर से हॉर्न बजाना शुरू करे और हम चाहें कि मेरा कान उसे ना सुने, मैं अपने कान को आदेश दूं कि वो ना सुने। क्या ये पॉसिबल है? अभी यहाँ पे फूलों का बुके दे तो अपने आप खुशबू आएगी। मैं चाहूँ मैं खुशबू ना लूं, क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं रोक सकता हूँ? तो ये कौन सा मैं हूं जो मेरे ऊपर मेरा खुद का ही कंट्रोल नहीं है? क्या मैं आंख हूं? नहीं। हम क्या बोलते हैं? आज मेरे सर में दर्द है, यानी मैं सर नहीं हूं, मेरे सर में दर्द है। आज मेरे पेट में दर्द है, तो क्या मैं पेट हूं? मैं पेट नहीं हूं, मेरे पेट में दर्द है। तो ये जो शरीर दिख रहा है, मैं इससे अलग कुछ हूं। अब समझने का प्रयास कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ आ रहा है? तो अब आप बताएं, आप कौन हैं? अगर आपकी शरीर नहीं है तो अब आप कौन हैं? खड़े होइए। क्या नाम है आपका? विराट जी ने बोला है हम आत्मा है। एक बार जोरदार तालियां बनाइए विराट जी की। हम आत्मा है, ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि हमें बताया गया है, हमारा अनुभव नहीं है। हमारा अनुभव तो अभी भी यही है कि हम शरीर है ना, लेकिन उन्हें बताया है कि हम आत्मा है। इसे समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पढ़ के बताओ क्या है? आत्म अनुशासन। जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि अनुशासन करना किसको है तो कौन करेगा? हमारा तो अपने शरीर पर, अपने अंगों पर, उसके कामों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो तो चली गई यही से रहा है ना। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे एक एक शब्द को सुने और जब तक मैं अगला सेंटेंस बोलूँ आपके उसके विषय में कुछ ना कुछ कल्पना कर लें, ताकि मैं बीच में कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसके लिए रेडी रहें, है ना। ये इंटरेक्टिव वर्कशॉप है, इसमें मैं ही नहीं बोलूँगा, मैं ये भी उम्मीद करूँगा आप भी बोलेंगे। हम दोनों पार्टिसिपेट करके आत्म को समझने की कोशिश करेंगे, अनुशासन को समझने की कोशिश करेंगे, और जब हमने इन दोनों शब्दों को समझ लिया उसी के अंदर से सफलता का रहस्य अपने आप निकल करके आएगा। क्योंकि हम यहाँ
सफलता के सूत्रों के माध्यम से अपने को सफल बनाने का प्रयास करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहा मैंने? सफलता के सूत्रों को सीखते हुए उसके माध्यम से अपने को सफल बनाने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। डिफिकल्ट हो गया सेंटेंस थोड़ा, समझ तो आ गया ना? पर्पस क्या था कि आप समझ जाएं। ठीक, तो आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, इसको समझें तो फिर समझेंगे कि उसका अनुशासन कैसे होगा, क्या होगा अनुशासन में। हमने ये समझा कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर 24 चीजों से बना है। इसके अंदर 24 चीजें हैं, जिसके अंदर से 26 चीजें हैं। 24 चीजें भौतिक शरीर से, इस धरती, इस दुनिया से संबंध रखती हैं, और 2 चीजें ऐसी हैं जो जिनमें लोग से यानी दूसरी दुनिया से संबंध रखती है। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है? 5 उन इंद्रियों की तन्मात्रा होती है। जैसे आंख एक इंद्रिय है, इसकी तन्मात्रा क्या है? दृश्य, और देखना इसका कार्य है। तो 5 इंद्रियां, 5 उनकी तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 4 होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये मिलाकर के हुए 24। अब 2 चिन्ह कौन से हैं? एक है आत्मा, एक है परमात्मा। हमारे इस शरीर में अंश रूप में परमात्मा भी रहते हैं हमारी आत्मा के साथ, लेकिन परमात्मा साइलेंट रहते हैं, है ना? स्टैंड बाई भी नहीं रहते, साइलेंट रहते हैं। जैसे आपके घर में सीसीटीवी लगा है, सब देख रहा है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं है, ऐसे ही परमात्मा सिर्फ हमें देखते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना कोई प्रेरणा देते हैं, ना कोई सहायता करते हैं। तो जो मुख्य रूप से एक एक्टिव एनर्जी है वो आत्मा है। आंखों से कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है ना? क्योंकि हमारे घर में काफी बुजुर्ग रहते हैं, कई बार उनकी डेथ हो जाती है, तो हम देखते हैं शरीर तो पूरा का पूरा नीचे लेटा हुआ है, लेकिन उनको कोई एहसास भी नहीं हो रहा है, उनकी आंखें देख नहीं पा रही हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, उनका शरीर कोई भी काम नहीं कर रहा, शरीर का कोई भी अंग, कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही, जबकि हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये शरीर तो वैसे ही जड़ तत्व है, इसके अंदर कोई चेतना होती है तो ये शरीर एक्टिव रहता है। वो चेतना इस शरीर के अंगों के द्वारा इस जगत की चीजों का आनंद लेती है और इस जगत में नई नई चीजें क्रिएट करती है। इसको बोलते हैं आत्म अनुसंधान। अब हम यहाँ बैठे हैं, इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल रोज आ कौन रहा है? कौन आ रहा है? अब मैं आ रहा हूं, तो अब मैं कौन हूं? धीरे 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 हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम जगे हुए हैं तो हमें लग रहा है हम अलर्ट है ना? ठीक है। अब हम सो गए, जब हम सो गए तो सारी चेतना, सब चीज निष्क्रिय हो गई, लेकिन कहीं जोर से आवाज हुई तो हम उठ गए, तो हमारी आंखें किसने खोली? सुबह मम्मी पिताजी ने हमें उठाने के लिए रूम का फैन का एसी ऑफ कर दिया। थोड़ी देर में गर्मी लगती है, अपने आप हमारी आंखें खुल गई, हम तो सोए हुए थे।
हमारी पूरी की पूरी एनर्जी निष्क्रिय थी। फिर वो कौन है जो हमें ऐसी परिस्थितियों में हमेशा अलर्ट रखता है? शरीर सो जाता है लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा अवेकित रहती है ना? कई बार हम कहीं खड़े हैं, ऊपर से कुछ गिरने वाला है, हमें एहसास हो जाता है, कोई चीज आके हमसे टकराने वाली है, हमें एहसास हो जाता है, जबकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं होने से कुछ समय पहले ही हमें आभास हो जाता है। हम एक्शन नहीं ले पाते, वो बात दूसरी है, पर हमें आभास हो जाता है। अगर हमने अपनी कॉन्शियसनेस के साथ एक बहुत संबंध अच्छा सा बना रखा होता तो ऑब्वियसली उसके सिग्नल्स के ऊपर हम रिएक्ट भी कर पाते, हमारी बॉडी रिएक्ट भी कर पाती। अब घटना के होने से पता तो लग जाता है लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर पाते, है ना? ये बात इसलिए बताई मैंने आपको कि अब जो हमारी आगे की बातें होंगी ये उसका एक तरीके से बेस है। हम एक ऐसा शरीर लेकर के घूम रहे हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, वरना खाना खाने के बाद हमारा सारा ध्यान और सारी एनर्जी उसे डाइजेस्ट करने में लग जाती, फिर हम कुछ और काम नहीं करते। ब्लड सर्कुलेशन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, हम कॉन्शियसली उसी को देखते रहते। हार्ट बीट मेरी प्रॉपर है कि नहीं है, हम वही चेक करते रहते। लेकिन हम ये कुछ भी नहीं करते, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि आंखें हल्का सा ड्राई फील करें तो हमारी पलक अपने आप झपकने लगती है। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता ना कि पलक झपकाऊं। इनफैक्ट अगर कोई बोले कि 10 बार अपनी पलक झपकाऊं तो उसमें बड़ी ताकत लगती है, मेहनत लगती है, कॉन्शियसली पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। और वैसे ऑटोमेटिक अपने आप पलक झपकती रहती है ना, जरूरत के हिसाब से। तो ये जो ऑटोमेटिक है हमारी बॉडी के अंदर जो चल रहा है ऑटोमेटिक, ये तो हमें सुविधा देने के लिए है ताकि ये बॉडी प्रॉपर चलती रहे और हम अपना काम मुख्य रूप से करते रहें। अब मुख्य रूप से हम अपना काम करते रहे तो हमारा काम क्या है? जैसे अभी इस गुड़िया ने बताया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो काम करो जो हमारे अधिकार का है। एज ए स्टूडेंट हमारे अधिकार में कौन सा काम आता है? पढ़ाई का काम आता है। तो हमें क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ करके क्या होगा? ये किताबें हम घर ले जा करके पढ़ सकते हैं। आराम से पढ़ो, पूरा रट्टा मार के वर्ड टू वर्ड याद कर लो। स्कूल आने की क्या जरूरत है? पढ़ना ही है, किताब पढ़नी है, उसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर ढूंढना है टेक्स्ट बुक में से और उसको लिख देना है, होगी पढ़ाई। अर्थ समझने भी आते हो, अभी तो आपने पढ़ना होगा ना, समझने भी आते हो। दो काम करते हो, डबल फीस देते हो या सिंगल? एक ही फीस में दो काम कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। वेरी गुड, बनिए हो, भुगता हो। देखो, पढ़ना एक टूल है, लेकिन पढ़ करके सीखना जो है वो आउटपुट है। हमारे पढ़ने का आउटपुट जो है वो सीखना है। हमने सीखना किस लिए है? हम क्या सीख रहे हैं? हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना सीख रहे हैं। कैसे? जब हम कार, स्कूटी, बाइक को चलाना सीखते हैं तो कितना कॉन्शियसली सीखते हैं, कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ पे ब्रेक है, क्लच कब दबाना है, बैक व्यू मिरर देख रहे हैं, एकदम कॉन्शियसली होकर सावधान होकर के बैठते हैं। जब कार चलानी आ जाती है, कार में स्टीरियो चल रहा है, मोबाइल में बात चल रही है, दाएं बाएं देख रहे हैं,
गाड़ी अपने आप रेड लाइट पे रुक रही है, अपने आप मुड़ रही है। उसे कौन चला रहा है? हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन चला रहा है। क्योंकि जब हम कार चलाना सीख रहे थे तो बेसिकली हम कार चलाना नहीं सीख रहे थे, हम अपने ब्रेन के, सबकॉन्शियस ब्रेन के पैटर्न सेट कर रहे थे, उसको ट्रेन कर रहे थे। हमारी लाइफ सबकॉन्शियस ब्रेन से चलती है। एक्टिव ब्रेन हम कितनी देर लगाते हैं? थोड़ी देर ही लगाते हैं, सिर्फ सीखने के लिए लगाते हैं। लेकिन काम, प्रोडक्शन, कंटिन्यू वर्किंग हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन करता है। तो आज हम यहाँ जो पढ़ने और सीखने के लिए आ रहे हैं ना, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक सक्सेस पैटर्न के लिए ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं। हम यहाँ अपने ब्रेन को वो फॉर्मूला देने के लिए आ रहे हैं कि आप इस तरीके से शेड्यूल में रहेंगे, इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, ऐसे अपने रेफरेंस निकालेंगे और कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक जो मिला है उसको कंप्लीटली कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे उपयोग करेंगे। हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। किताबें तो हम घर बैठ के भी पढ़ सकते थे, ग्रुप डिस्कशन कहाँ पर होगा, रेफरेंसेस मिलकर कैसे ढूंढेंगे, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसी भी सब्जेक्ट को समझना आसान है, अपनाना बहुत मुश्किल है। जब तक हम उस पर थोड़ा समय नहीं निकालेंगे, ज्यादा अंदर तक नहीं घुसेंगे, थोड़ा डीप तक नहीं जाएंगे, तब तक जीवन में वो सब्जेक्ट ठहरेगा नहीं। तो जीवन में विषयों का ठहराव, सब्जेक्ट्स का ठहराव, टॉपिक का ठहराव, नॉलेज कैसे हमारे अंदर आए, रुके, हमारे हृदय में, दिमाग में, बुद्धि में, उसको आश्रय मिले, तभी मिलेगा जब देर तक रुकने की आदत होगी। 45 मिनट का एक पीरियड होता है क्लास में, 45 मिनट ही होता है। 45 मिनट के अगर हम 3 हिस्से करते हैं तो हम ये जानेंगे उस पैटर्न को हम सीखते कैसे हैं। आपका नाम गुप्ता है, ये किसने बताया आपको? कैसे पता चला? या तो किसी ने बताया, है ना? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? कैसे पता चला? पढ़ा, बताया, देखा। जानने के 3 ही तरीके हैं। किस देश में रहते हैं? कैसे पता लगा? पढ़ा, देखा, सुना। किसी ने कहा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कैसे पता लगा? सीखने की ये 3 ही चीजें हैं और कोई चीज हमारे पास है नहीं। तो हमने एक 45 मिनट के 3 अगर ब्रेक किए तो हमने उसी टॉपिक को पहले पढ़ा, मैडम से सुना, फिर क्या किया? तभी तो हमें पता लगा कि हम जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं बेसिकली वो क्या है। जब हमें ये पता लगा कि हमारे पास किसी चीज को जानने के 3 तरीके हैं तो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया कि ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सीखें। देखें, हमने हर चीज के साथ सिर्फ ध्यान ऐड किया है, लेकिन क्लियरिटी आ गई। देर तक उस पर ठहरेंगे तो डेप्थ आएगी। और हम यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को डीपली ट्रेन करने के लिए आए हैं। साइंस हम यहाँ से पढ़ के जिंदगी में यूज करेंगे, आगे कभी नहीं पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जो हमने यहाँ सीख लिए ना, वो उसके बाद कभी जिंदगी में कहीं सीखने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ याद रहेंगे
तो उपयोग करने का मौका मिलेगा। एक छोटा बच्चा किसी दुकान पे जाकर के 100 रुपए का देख करके और 43 रुपीज का सामान खरीदता है, तो उसको पता होना चाहिए कितने पैसे मेरे हाथ में वापस आएंगे। और आप गलत पैसे दे दो उसे, थोड़ी देर में बच्चा कैलकुलेट करके बता देगा कि ये मेरे हाथ में गलत पैसे दिए। ये शक्ति उसको कहां से आई है? क्योंकि उसने मैथमेटिक्स के इसको ठीक से पढ़ा है, सुना है, देखा है ना? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती है ना? यहाँ तक कि हमारा मन भी ऑटोमेटिक चलता है, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, या है हमारा कंट्रोल? अभी भी यहाँ पर बैठे हैं और सबका मन क्लास में नहीं होगा। अगर कोई ऐसी एक्सरे मशीन होती जिससे हम ऐसे घुमा के देख लेते कि सबके मन की क्या हालत है, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा बच्चे इस समय मन से बाहर होते, अपने मन के माध्यम से क्लासरूम से बाहर होंगे। और मैंने ये बोल दिया कि मैंने आपको पकड़ लिया है कि आप मन से क्लास से बाहर हो, फिर भी आप हिम्मत करके भी क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। मन अभी भी बाहर भाग रहा है, मन इतना आउट ऑफ कंट्रोल है हमारा, है ना? लेकिन एक चीज है जिससे हम अपनी हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई एक चीज है और वो है प्राण। आत्मा नहीं, प्राण। ठीक है ना? हमारे यहाँ पतंजलि योग कराते हैं, योगा कराते हैं ना। पतंजलि महर्षि थे, उन्होंने योग बनाया, अष्टांग योग बोलते हैं इसको। इसके अंदर 8 तरीके की विद्याएं होती हैं, शरीर के 8 हिस्सों का उपयोग करके अष्टांग योग बोलते हैं। इसके 8 अंग होते हैं योग के। तो इस अष्टांग योग के अंदर प्राणों के बारे में बताया है ना? कि कितने तरीके के प्राण होते हैं, कौन सा प्राण किस काम को, किस क्रिया को करने में होता है। तो प्राण वायु के माध्यम से, वायु कैसी होती है? हमारी ब्रीदिंग, वायु के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर के शरीर को ऑपरेट करते हैं। तो अब हमें एक सूत्र का पता लगा कि हमने अगर अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लिया तो हम अपने पूरे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सबको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। चाबी हमारे हाथ लग गई, मास्टर की, है ना? ये करती क्या है वायु? देखिए, जब हम दौड़ लगाते हैं हमारी सांसें फूल जाती हैं, और जिस समय हमारी बहुत ज्यादा सांसें फूली होती है उस समय हमारा दिमाग उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाता है। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं सांसें फूल जाती हैं, हम नहीं ले पाते ठीक से डिसीजन, हमें गुस्सा आ जाता है, हमारी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं। गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन कभी समझदारी वाला होता है? कभी नहीं होता। तो अब हमें तीनों चीजों से क्या पता लगा कि अगर हमने अपनी ब्रीदिंग को एक नॉर्मल लेवल पर ले गए तो हम सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से बढ़ गई। पढ़ने के लिए हमें याद कर रहे, हम फोकस होकर पढ़ सके, हम कॉन्शियसली अपने सब्जेक्ट को डीपली लर्न कर सके, उसके लिए हमें अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन रोज करने से हो जाएगा। तो क्या हम वो टेक्निक सीखना चाहते हैं? कौन कौन वो टेक्निक सीखना चाहता है? वेरी गुड। जो ये टेक्निक सीखना चाहते हैं, एक तो है कि सबने हाथ उठाया तो मैंने भी उठा दिया, है ना? क्योंकि मैंने हाथ नहीं उठाया तो कहीं ऐसा मुझे उठा के पूछ लें, तो पड़ोसी ने हाथ उठाया मैंने भी उठा दिया। एक तो ये वाला है, और एक नहीं, सचमुच में सीरियस हूं, सचमुच में ये टेक्निक सीखना चाहता हूं,
वो वाला हाथ किसने उठाया है जो सचमुच सीरियसली सीखना चाहते हैं? अब जो बाद में धीरे से हाथ उठते हैं ना, तो साइड में देखते हैं दोनों ने उठा दिया। चलिए ठीक है, ये मैंने दोबारा इसलिए पूछा क्योंकि इसके लिए आपको अपना मन यहां इकट्ठा करके 3 मिनट मुझे देने होंगे। जो अपने 3 मिनट मुझे देने के लिए तैयार है वो अब इस बार हाथ उठाए। मैं देख रहा हूं सबसे स्लो कौन उठा रहा है। ठीक है, यानी कि आप सीरियसली इस टेक्निक को सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे आपकी अटेंशन चाहिए कि आपको मेरे निर्देशों का पालन करना है, चाहे आपको समझ आए या ना आए, अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आपके 3 मिनट मेरे हैं, तो मैं आपको वो टेक्निक उस तरीके से देने का प्रयास करूंगा कि वो हमेशा के लिए आपकी हो जाए, और उसी को अपनाते हुए आप अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है उसे पाने में कामयाब हो जाए और उसे आप आसानी से पा सकें। तो आप मेरे साथ हैं? ठीक है, पाँव को बिल्कुल सीधा करके बैठिए, मतलब फोल्ड करके बैठिए, क्रॉस मत कीजिए। लेग क्रॉस नहीं करते हैं, नीचे आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें, अपनी बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट करके रखें, शरीर अकड़ेगा नहीं, शरीर ढीला छोड़ दें, कंधे ढीले छोड़ दें, सिर्फ बैकबोन को रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखें, अपनी चिन को पैरेलल टू अर्थ रखें, जमीन के बराबर अपनी चिन को रखें। अपना जो भी पोस्चर है उसमें हेड बिल्कुल भी जहाँ स्ट्रेट जा रहा है उधर ही स्ट्रेट सामने दोनों आंखों को फोकस करके रखें, लेफ्ट राइट ना देखें। आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मेरी बात मानेंगे 3 मिनट के लिए, तो अब आपका समय शुरू होता है 3 मिनट बाद। सामने एक तरफ देखिए और देखते हुए आहिस्ता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बहुत आहिस्ता से आंखें बंद कर लीजिए। आंखें मन का दर्पण होती है, मन में चीजें तभी चलती है ज्यादा जब हम कहीं देख रहे होते हैं। रूम के अंदर बहुत सारी आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी, फैन की, फर्नीचर खींचने की, सड़क पे गाड़ी चल रही है हॉर्न की, ग्राउंड में बच्चों के खेलने की। अपने शरीर पर देखिए, सांस चल रही है, इनहेल एक्सहेल, सांस बाहर गई अंदर आई, अंदर आते हुए हमारा पेट फूलता है और सांस बाहर जाते हुए पेट पतला होता है। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे, आती और जाती हुई सांस को नासिका के अग्र भाग पर देखने का प्रयास करेंगे। अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में लेकर जाएंगे, जहां व्यक्ति तिलक लगाते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस गले से होती, चेस्ट से होती, पेट तक जाएगी। पूरी सांस बाहर छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा शरीर ढीला और निकाल छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए आप बहुत
सारे फूलों के बीच में बहुत बड़ी ग्राउंड में, जहाँ पे झरना है, नदी है, बहुत रंग के फूल चारों तरफ है। महसूस कीजिए ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर रही है। फूलों पर तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर लग रही है, हल्के हल्के बाल उड़ रहे हैं। बालों का स्पर्श अपने चेहरे को महसूस कीजिए। आंखें ऐसे ही बंद रखते हैं। वहाँ उतरकर स्कूल के गेट तक आइए। स्कूल का गेट देखते हुए अंदर बैठेंगे। रिसेप्शन पर स्कूल के रिसेप्शन से गेट खोलकर अंदर घुसिए। ग्राउंड से निकलते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए और अपनी सीट पर आकर बैठ जाइए। ध्यान तो आंखों के बीच में बेटी और तिलक से सांसें रोल चले। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा में लाइए। हाथों को आपस में रगड़िए। अपनी आंखों पर हथेली को गर्म करके लगाइए और इस तरह से आंखें खोल दीजिए। इस समय जो हमारी मन की स्थिति है, अगर इस समय हमारी जिंदगी का हमें कोई डिसीजन लेना हो तो शायद हम सबसे अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि इस समय हम उस पोजीशन में हैं जो हमारे दिमाग और हमारी चेतना को पूर्ण रूप से विकसित जिसने किया है। बॉडी में पूरी ऑक्सीजन है, ब्लड सर्कुलेशन पर्टिकुलरली उसी स्पीड से है जिस स्पीड से होना चाहिए। हमारे मन की सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है। अगर इस स्थिति में हम बैठ करके पढ़ना शुरू करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें हमारे अवचेतन मन, हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में डायरेक्ट जाएंगी। जैसे जैसे ही हम एग्जाम में बैठेंगे तो वो पर्टिकुलर फाइल खोलती जाएंगी और हम वही सब कुछ बहुत आराम से बिना डरे, बिना घबराए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी चेतना के साथ और पूरे कंट्रोल के साथ लिख पाएंगे। और इस स्थिति में जो हमने पढ़ा है और इस स्थिति में बैठकर जो हम एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम के बाद उसके रिजल्ट से हम खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई थी जिसका हमने कभी उपयोग ही नहीं किया। जब भी हम इस स्थिति के अंदर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ डिसीजन होता है। जरूरी नहीं है कि वो बाकी लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को दूसरे की निगाह से देखते हैं। ये जो पूरे समाज का सिस्टम है ना, इसका इम्प्रेशन हमारे ऊपर रहता है। हम ये बात जानते हुए
अपनी प्रतिभा को जानते हुए, अपनी सच्चाई को जानते हुए भी लोगों की बातों में आकर के अपने लिए डिसीजन ले लेते हैं। हम खुद को गलत मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तालकटोरा स्टेडियम है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैजिक शो चल रहा था। एक व्यक्ति भी गए हुए थे वहां पर, तो वो जब टॉयलेट करने के लिए बाहर गए तो मैजिशियन ने कहा कि मैं इनको बुला के अभी एक ट्रिक करूंगा, ये जो भी आंसर दे बस आप सबने हंसना है बहुत जोर जोर से। वो व्यक्ति वापस आए, मैजिशियन ने कहा एक वॉलंटियर आ जाइए मुझे मैजिक में हेल्प करने के लिए। इनको बुला लिया गया। ये व्यक्ति टेबल के ऊपर मैजिशियन ने 6 एप्पल्स रखे, उन 6 एप्पल को एक कपड़े से कवर कर दिया। उसने कहा मैं ये कपड़ा हटाऊंगा, आप ये कपड़ा हटते ही मुझे बताना आपने कितने एप्पल देखे और मैं फिर वापस इसको ढक दूंगा। हटा के वापस ढकूंगा, इतनी देर में आपने बताना है। उसने टेबल पे 6 एप्पल रखे, कपड़ा ढका, कपड़ा हटाया, व्यक्ति ने देखा 6 है, उसने ढक दिया। व्यक्ति ने कहा 6, सारी पब्लिक जोर से हंसने लगी क्योंकि उन्हें पहले ही बोला गया था कि आपको हंसना है। व्यक्ति ने खुद अपनी आंखों से देखा 6, वो कॉन्फिडेंट है, उसने काउंट किए, उसको सब मालूम है, लेकिन सारा स्टेडियम उसके ऊपर हंस रहा है कि देखो इसने 6 बताए। इसको इतना भी नहीं पता कि कितने थे, किसी ने नहीं बताया कि 4 थे 5 थे, सिर्फ इतना कहा, इसको इतना भी नहीं पता। अगले दिन अखबार में खबर छपती है, एक आदमी एप्पल दिखाए, उसने बोला 6, उसे ये भी नहीं पता कितने थे। देखो कैसा बेवकूफ है। टीवी पर इंटरव्यू आ रहे हैं लोगों के, उसको पता ही नहीं है 6, उसने बोला 6 एप्पल थे। घर में बच्चा स्कूल से वापस लौटता है, पाँव फेंकता हुआ, पापा आपको ये भी नहीं पता कितने थे, आपने बोल दिया 6 एप्पल। बाप कह रहा है मुझे पता था 6 एप्पल है, मैंने देखे 6 एप्पल। बेटा कह रहा है सारी दुनिया थोड़ा झूठ बोल रही होगी। अपने घर में अपने बच्चों की निगाह में भी वो झूठा है जबकि उसको मालूम है कि 6 है। कैसा सिस्टम क्रिएट होता है। हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं कहता हूँ मुझे IAS बनना है, सारे घर वाले क्या बोलते हैं, पूरा स्टेडियम, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, यहाँ तक कि हमारे अपने घर के लोग वो यकीन नहीं करते कि हम बन पाएंगे, क्योंकि अपने अंदर के उन 6 एप्पल्स को और अपनी क्वालिटीज को हमने देखा है, बाकी लोगों ने देखा भी है तो भी नहीं देखा है। उन्होंने कब देखा है, जिस दिन हम IAS बन करके वापस आएंगे, जिस दिन हम डॉक्टर बन के वापस आएंगे, जिस दिन हमारे नाम के आगे एडवोकेट लिखा होगा, जिस दिन हमारे नाम के आगे इंजीनियर लिखा होगा, वो लोग उस दिन उन एप्पल्स को 6 मानेंगे, अदरवाइज वो सब हम पर हंसेंगे। लेकिन क्योंकि सब लोग हंस रहे हैं तो मैं ये भूल जाऊं कि वो 6 एप्पल हैं। मैंने खुद देखा है, मुझे मालूम है मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने टीचर्स के गाइडेंस पे भरोसा है, मुझे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट पे भरोसा है, मुझे अपनी क्वालिटीज पे भरोसा है, अपनी मेमोरीज पे भरोसा है, अपनी लड़ने की क्षमता पे भरोसा है, मुझे हार न मानने के अपने एटीट्यूड पे भरोसा है, और फिर भी मैं लोगों की बात सुनकर के 6 एप्पल के ऊपर हंस रहा हूं। क्या मुझे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? सफलता उनको नहीं मिलती जो जानकार है, जो मेहनत कर रहा है। सफलता उसको मिलती है जो हार करके, गिर करके फिर उठ करके लड़ता है, बार बार गिरता है, बार बार उठ करके लड़ता है। जो हार नहीं मानता वही जीतता है। हमें क्या करना है? उठना है। हमें क्या करना है? जब हम ये जान गए हैं कि वो सचमुच 6 एप्पल्स हैं, मतलब आई एम दैट मच कैपेबल कि मैं उसको क्रैक कर सकता हूँ, तो मैं कंपटीशन के लिए आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, या मैं बाकी लोगों से उनकी बातों को सुनकर अपने आप को समझा लूंगा हाँ मैं नहीं कर सकता। लड़ूंगा या बैठूंगा?
वेरी गुड। हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, लेकिन गलतियां बहुत छोटी छोटी करते हैं। लेकिन वो छोटी गलतियां लाइफ में बहुत बड़े डिफरेंसेस ले आती हैं। अगर आपके घर में आलू टमाटर की सब्जी बन रही है तो उसमें आलू डालना भूल जाओगे आप, क्या भूल जाओगे? हद से नमक, नमक नहीं डाला, छोटी सी गलती है, पर क्या सब्जी उतनी टेस्टी बचेगी? छोटी सी गलती हमारी बहुत सारी की हुई मेहनत को बेकार कर देगी। आप चाय बना रहे हैं तो क्या चाय पत्ती डालकर हो जाएंगे? हद से क्या बोलेंगे? चीनी भूल गए, छोटी सी बात है। अब कार से अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, बहुत आगे जाकर के आपको याद है अरे कार तो लाने ही भूल गए, क्या पॉसिबल है? हद से क्या भूल जाएंगे? लाइसेंस भूल गया, कुछ पेपर्स भूल गया, या जा रहे थे उनके लिए जो गिफ्ट का डब्बा लिया था वो गिफ्ट का डब्बा भूल गए, छोटी सी बात है। लेकिन जिसको गिफ्ट देने के लिए जा रहे थे वो गिफ्ट का डब्बा ही भूल गए, तो छोटी बात कितनी बड़ी बात हो गई, है ना? तो हम छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं। हमें अपने आप को सिर्फ छोटी गलतियों के लिए ठीक करना है। इसी बात का दूसरा पक्ष है, अगर कोई ट्रक चला रहा है तो वो कौन है जो ट्रक चला रहा होगा? ड्राइवर। जो ट्रेन चला रहा है वो कौन है? ड्राइवर। जो प्लेन उड़ा रहा है वो कौन है? और जो स्कूटी पे जा रहा है वो कौन है? मालिक है। जो साइकिल चला रहा है उसकी अपनी साइकिल। छोटी चीज के हम मालिक हैं और बड़ी चीज के हम नौकर हैं। ड्राइवर नौकर है ना? तो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी अचीवमेंट्स में हम मालिक हैं और बड़ी बड़ी चीजों में हम गुलाम हैं, हम नौकर हैं। हम मिस्टेक कौन सी कर रहे हैं? छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। हम क्या कर रहे हैं? आज की डेट में हमारा काम क्या है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते, क्या काम करने का अधिकार है हमारा? पर क्या हम उतनी ही शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं जितनी शिद्दत से भगवान ने हमें सारी चीजें दी हैं? इतने सुंदर स्वस्थ शरीर हमें दिए हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा टीचर्स हमें दिए हैं, घर में रहने की व्यवस्था, पेरेंट्स की व्यवस्था, पेरेंट्स के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, और इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने प्यार करने वाले, इतने केयरिंग करने वाले, इतना सब हमें दिया है। किसके लिए? कि हम अच्छे से पढ़ाई करके अपने जीवन को एक सर्वश्रेष्ठ लेवल पर ले जा सके। पर क्या हम उतनी ही फोकस होकर, उतनी ही एनर्जी से, उतने ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए उतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आलू टमाटर की सब्जी में नमक रह गया, कोई बात नहीं, छोटी सी चीज है, पर सब्जी तो बेस्वाद हो गई। अगर हमने अपने विद्यार्थी जीवन में से अपने प्रोडक्टिव टाइम को कम कर दिया, अब आप सोचो हमारे पास टाइम है कितना? कितने साल और हैं इस स्कूल में? 3 साल। चलिए 10th वालों को शायद तो 3 भी नसीब नहीं होंगे, अगर कोई रिपीट नहीं करना चाह रहा होगा तो। 3 साल में से आधा कम कर दीजिए, आधी रातें निकल गई, है ना? उसके बाद नहाना धोना, ड्रेसेस पहनना, खाना, घर से स्कूल, स्कूल से घर का ट्रैवल करना, 4 दोस्त मिलके बैठेंगे, 5 की बुराई करेंगे, वो समय, टोली बना करके हाथों में हाथ डाल के मोमोज खाने के लिए जाएंगे, वो भी समय। ये सब समय हम निकाल देंगे तो अब हमारे पास घंटों के, आवर्स के हिसाब से टाइम बचा है। हमारे पास पढ़ने के लिए प्रोडक्टिव टाइम
बहुत ही कम बचा है, या बहुत बचा है, बहुत ही कम बचा है। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाना चाहिए। 24 घंटे खींच के कोई 25 घंटे वाली घड़ी पहनना वाला है क्या? कैसे टाइम बढ़ाएंगे? 25-26 घंटे की घड़ी भी मार्केट में आ गई है क्या? तो टाइम कैसे बढ़ेगा? है नॉन प्रोडक्टिव टाइम को कम करेंगे, जो हम वेस्ट करते हैं टाइम उसको कम करेंगे। आप जीवन में पैसा खो जाएगा, कमा सकते हैं, बुक्स खो जाएगी, नहीं ला सकते हैं, यूनिफॉर्म फट गई, नहीं बन सकती है, पर एक सेकंड जो हमारी लाइफ से कम हो रहा है ये कभी वापस नहीं आ सकता, किसी कीमत पर नहीं आ सकता। इसको पाने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये इस जन्म में एक सेकंड निकला हुआ वापस नहीं आ सकता। और क्या सिर्फ रेनबो इंग्लिश स्कूल में ही 9th और 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी और स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या? क्या वो भी हमारी तरह टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो हमारा कंपटीशन किसके साथ है? हम और कितने लोगों के साथ है? तो हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, अपने वेस्टेज टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाना पड़ेगा, बिना 23-24 घंटे की घड़ी के लिए, क्योंकि ऐसी कोई घड़ी होती नहीं है। तो आप हमारे पास जो चैलेंज है उसे समझने की कोशिश करें। देखो थोड़ी देर अनकंफर्टेबल स्टोन है, आई कैन अंडरस्टैंड। इतनी देर बैठ करके और दिमाग को एक्टिवली ऑन रखने में नींद आती है, ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है इतनी देर एक ही टॉपिक के ऊपर बात सुनने और करने की। बीच बीच में हमें थोड़ा सा पौनी मारना, हंसना, ये सब चाहिए होता है, वरना हम नींद आने लगती है ना? तो आप 5-10 मिनट और रखें, थोड़ा सा धीरज रखें। आपके काम आने वाली चीजें, आपके जीवन के लिए उपयोगी चीजें, जो आप यहाँ आ रहे हैं, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको और अच्छा कैसे कर सकें उसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली होकर के सुनते हैं तो देखिए, जब गाड़ी सीख रहे होते हैं ना तब बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो बहुत मजा आता है। आज जब हम इस प्रक्रिया को सीख रहे हैं, अपनी लाइफ को बनाने के लिए अगले 2-2.5 साल और थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये याद रखना, यहाँ से आप जिस लेवल पर जाएंगे, फिर आगे सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना है। आज आप वीडियो गेम खेलकर वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो भी आप में से चाहता है कि हमें थोड़ी छुट्टी मिल जाए, आपको बोल दिया जाए जाओ, 2 दिन आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप घर से बाहर निकले, अरे चलो तो मजे करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। जैसे ही गोलगप्पे वाले को बोला, गोलगप्पे वाला बोलेगा 9-20 रुपया, क्या पैसे तो नहीं है, चलो यहाँ से, चलो यार सिनेमा देखने चलते हैं। गाड़ी पकड़ते हैं, गाड़ी वाला कहेगा तो पैसे तो है नहीं, सिनेमा में पैसे, टिकट, पैसे नहीं है, चलो बाहर। अब बिना पैसे के पूरा टाइम है और पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हो आप, पर क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एंजॉय करने का सबसे अच्छा टाइम और सबसे अच्छी कंडीशन क्या है? पैसे जेबों में भरे हो और हमारे पास बहुत सारा एंजॉय करने के लिए टाइम हो। तो तभी हो पाएगा जब आज हम संघर्ष करके उस स्थिति को पा पाएंगे। तो आज अगर सारी उम्र एंजॉय करना है ना, तो ये 2-2.5 साल भूल जाओ एंजॉय जिंदगी में कोई चीज होती है। एक ही चीज याद रखो कि मैं इस शरीर को आराम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर वाली आत्मा हूँ जो इस शरीर की चीजों से एंजॉय करेगा।
जब ये शरीर खाएगा कोई चीज तो ये शरीर इंजॉय नहीं करेगा, क्योंकि शरीर जड़ पदार्थ है। इसके अंदर बैठा हुआ जो चेतन है वो इसका आनंद लेगा। आंख के माध्यम से वो अच्छे दृश्य देखता है, कान के माध्यम से अच्छे संगीत सुनता है, अपने लिए अच्छी बातें सुनता है, नाक से अच्छी अच्छी खुशबू लेता है। नाक कोई खुशबू नहीं लेती। ये जो बताते हैं कि जो स्पर्श करेगा नाक से, फिर दिमाग में जाएगा, फिर दिमाग समझता है। सामने से चीज हमें उल्टी दिखाई देती है, फिर अंदर जाके फोकल सीधी होती है, फिर दिमाग को तरंगे जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग के अंदर कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे वो इन चीजों को समझ करके एक जगह पहुंचाता है। जिस जगह पहुंचाता है वो हमारी आत्मा है। शरीर को आराम देने वाली, रिलैक्स गद्दे वाले सोफे पर लिटा करके और टीवी का रिमोट हाथ में लेके या मोबाइल लेके रील्स ऐसा करने की शरीर को आदत डालोगे कि आपको सारी उम्र तरसाता रहेगा अच्छी चीजों के लिए। फिर आप वैसे ही छुट्टी मनाने या एंजॉय करने जाओगे कि गोलगप्पे वाले ने आगे भेज दिया, बस वाले ने आगे भेज दिया, सब लोग आगे भेजते रहेंगे। सॉरी। शरीर को जितना कष्ट दोगे, जितना इससे काम दोगे, आपको उतना ही आनंद आएगा आगे आने वाले समय में। ये हमारी जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, जितना खा लोगे, एंजॉय कर लोगे, उतना अच्छा, वरना पिघल का खत्म तो हो ही नहीं है। सॉरी। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई मुश्किल आई तो हम मुश्किल को फेस करने की बजाय मुश्किल से भागना, पीछा छुड़ाना, इस टाइप की चीजें ज्यादा सोचते हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है कि इधर मुश्किल है, ये काम मत करो, दूसरा करो। ऑब्वियसली हर बड़ा काम करने के लिए मुश्किल सामने आती है, हर छोटा काम करने के लिए मुश्किल कम होती चली जाती है। हमें आराम मिलता है, आनंद आता है, लेकिन वो टेम्परेरी है। रात में कुछ लोग, कभी आपको एक्सपीरियंस किया हो, आप स्कूटी या बाइक लेकर के निकले गली में, कुत्ते पीछे लग जाते हैं। हम उसको बचने के लिए क्या करते हैं, और तेज चलाने लगते हैं। कुत्ता और तेज पीछे भाग रहा होता है। कुत्ते को लगता है भैया शायद रेस करना चाहते हैं, वो दौड़ने लगता है। और आप एक्सपीरियंस करना, जैसे ही आप रोक देंगे ना, कुत्ता रुक जाएगा, पीछे भाग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, मुश्किल हमारे पास आते ही हम और तेज मुश्किल से दूर भागने लगते हैं। मुश्किल पे हमारे मजे लेने के लिए हमारे साथ साथ हमारे पीछे भागती रहती है। लेकिन जब आप रुक करके मुश्किल को फेस करते हैं तो मुश्किल दुम दबा के भाग जाती है। मुश्किल कमजोर लोगों के लिए बनी है, ताकतवर लोगों के लिए नहीं बनी है। ताकतवर लोगों के जीवन का संघर्ष का परिणाम सफलता होता है। भगवान ने भी ना हम सबका टेस्ट लेने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स भी जिस जगह दी है ना, उस जगह लिखा हुआ है मुश्किलें, कठिनाइयां। एक बॉटल, उसमें पैक करके बहुत अच्छे सुंदर गिफ्ट रखे हैं, बाहर रैपर लगा है संघर्ष।
अब मैं वहां से निकला, मैंने देखा बॉटल तो बहुत सुंदर है, अंदर से बहुत अच्छी चीज दिखाई भी दे रही है, और बाहर लिखा है संघर्ष। मैं आगे बढ़ गया, कोई और बच्चा आया, देखा बहुत अट्रैक्शन, आगे बढ़ा, संघर्ष, आगे चला गया। और संघर्ष भी अपनी बस की नहीं है। फिर तीसरा सर फिरा बच्चा आया अपनी क्लास में से, उठाया, संघर्ष, मैं देखता हूँ क्या संघर्ष है, खोला तो अंदर कोई संघर्ष नहीं था, सुंदर अच्छे गिफ्ट और मिठाइयां थी। हम हर संघर्ष के पीछे के छुपे हुए उस भगवान के दिए हुए गिफ्ट और आशीर्वाद को नहीं देखते हैं। हम संघर्ष देखते के साथ ही पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत है कुत्ता देखते ही स्कूटी को तेजी से भगाने के लिए, क्योंकि तेज भागने में सिर्फ हमें एक्सीलेटर आगे बढ़ाना है। रुक करके कुत्ते का सामना करने के लिए हमें रुकना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। पर कौन इतना आलस करा हुआ है? क्योंकि हमने बॉडी को अपने लिए काम नहीं करा रहे हैं, हम इस बॉडी को आनंद देने के लिए काम करा रहे हैं। इसको कैसे गद्दे पर रिलैक्स कराएं, इसको कैसे टेस्टी टेस्टी खाने खिलाएं। हमारी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरे का पूरा काम इस शरीर को रिलैक्स कराने और आनंद कराने में लग रहा है, जबकि ना तो इस शरीर को आनंद मिलता है, ना ये शरीर रेस्ट कर पाता है, क्योंकि ये जड़ है, सेंसलेस है। इसके अंदर बैठा हुआ चेतन सेंस करता है। तो हमने अनुशासित किसको करना है? हमने अपने टूल्स को अनुशासित करना है। आंख क्या देखेगी मैं डिसाइड करूंगा, कान क्या सुनेंगे मैं डिसाइड करूंगा, मेरी नाक कौन सी खुशबू लेगी मैं डिसाइड करूंगा, मेरा ये शरीर किन लोगों के संपर्क में रहेगा मैं डिसाइड करूंगा, मेरी बुद्धि क्या सोचेगी, क्या विचार करेगी ये मैं डिसाइड करूंगा, मेरा शरीर किस पोजीशन पे होगा, मेरा बौद्धिक लेवल, मेंटल लेवल किस लेवल पर होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। और मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा, इस बॉडी को आराम नहीं लेने दूंगा, इस बॉडी का संघर्ष करूंगा, इसको अनुशासन में रखूंगा। जब मैं अपनी इस बॉडी को अनुशासन में रखूंगा तो मैं फिर से रिकैलकुलेट करूंगा, मेरे पास टाइम कितना बचा है, 1.5 साल, प्रोडक्टिव टाइम 1.5 साल है। अभी मैं बनाता हूं अपना शेड्यूल, सारे नॉन प्रोडक्टिव काम निकाल दूंगा, अपना पूरा टाइम प्रोडक्टिव बनाऊंगा। कैसे मुझे पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है, कितना मुझे पढ़ना है, किन से मुझे दोस्ती रखनी है और किन टीचर के संपर्क में रहना है। घर में अपने माँ बाप की सेवा, अपने टीचर्स की सेवा, अपने आसपास में दोस्तों और मित्रों की सेवा और सहयोग। जिस दिन ये मेरा गुण बन जाएगा उस दिन मैं विनम्र बन जाऊंगा, और जब मैं विनम्र बन जाऊंगा तो मैं अपना कोई भी समय वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो उस समय के प्रति, मेरी आत्मा के प्रति अपराध होगा। जब हम बोलते ना कॉशियसली इस काम को कर रहा हूं, सावधानी पूर्वक इस काम को कर रहा हूं, तो सावधान कौन होता है? सावधान कौन होता है? हम कोई इंडिविजुअल नहीं है, हम बहुत सारी चीजों का एक पैकेज है, और उस पैकेज को जो कंट्रोल कर रहा है, जब वो सावधान होता है तो सारी इंद्रियां सावधान हो जाती है। तो मैं वो शेड्यूल बनाऊंगा जो मेरा नॉन प्रोडक्टिव टाइम हटा देगा, मेरे प्रोडक्टिव टाइम को ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़ा कर देगा। कंक्लूड कर लें, 5 मिनट। हमने क्या क्या सीखने का प्रयास किया, कोई कंक्लूड करके बता सकते हैं? एक एक दो पॉइंट्स। माइक देना सुन, मैडम को दो। कोई भी हाथ उठाए, कोई एक पॉइंट किसी को समझ आया वो कंक्लूड करने के लिए कि हमने क्या क्या सीखने का प्रयास किया। कोई भी एक चीज, किसी ने एक चीज बता दी, किसी ने दूसरी चीज बता दी, किसी को कुछ तो याद रहेगा ना, ऐसे हम ब्रेक कर करके पूछ लेंगे। आप बताओ।
आप बता दो, चलो कोई बात नहीं, माइक ले लो ताकि आवाज आ जाए। कोई भी एक पॉइंट हमने जो सीखने का प्रयास किया हो, पहले हमने यही समझने का प्रयास किया कि हम हैं कौन, है ना, अनुशासन करेगा कौन, नॉन प्रोडक्टिव टाइम है हमारा, छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियों से बचना है, बड़े डिसीजन तो अलग हैं, पहले छोटों से तो निपटे, है ना। तो ये जो छोटी छोटी सी हमने बात की, किसी किसी को कुछ कुछ अलग अलग याद रहा होगा, कोई शेयर करना चाहता है? कोई भी बताएं अगर क्या समझ आया, क्या सीखा, क्या जाना। सबसे पहले तो आचार्य जी हमें अनुशासित रहना है। हमें घर जाते ही मतलब कि सबसे पहले हमें हमारा दिनचर्या देखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और किससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। उन चीजों को हमें अपनी जिंदगी से हटाना है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। बिल्कुल, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित भी करना जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पहली हो जाएगी एक तरीके से। देखिए, जिस दिन आप अपना लक्ष्य लिख लेंगे ना कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ये बनना है, और उसके बाद रात को अपने बिस्तर पे बैठेंगे सोने से पहले, अपने सारे दिन को विजुलाइज करेंगे कि मैंने सारा दिन करा गया है, जो मैंने सारा दिन किया है, इससे मैंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया उसको कितने जन्मों में पूरा कर पाऊंगा। इस जन्म में तो हो नहीं पाएगा। आपको नींद नहीं आएगी अगर आप अपने टारगेट के लिए सीरियस है। अगर रात को आपने ये सोचा कि मुझे ये बनना है और सारा दिन जो मैंने काम किया ये तो उसको आसपास भी नहीं है, कहीं टाइम मेरे पास लिमिटेड है, एक्टिविटी कुछ और कर रहा हूं और बनना कुछ और चाहता हूं, क्योंकि हम भी ना कॉन्शियस हमारे अंदर है, चेतना है हमारे अंदर। जब भी हम सीरियसली इकट्ठा होकर के अपनी सारी कॉन्शियस को एक जगह करके सोचना शुरू करते हैं ना अपने बारे में, काम जाके अंदर तक कैसे मैंने आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया, फिर अगला दिन जब निकलता है ना तो जीवन में सूर्य रोशनी लेकर आता है, ज्ञान लेकर आता है, कॉन्शियसनेस। हम एक सेकंड का भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, हम फिर वो नहीं बचते जो कल तक थे, नया जो हो जाता है हमारा अगले दिन, फिर हमारा संघर्ष, फिर हमारा चीजों को देखने का तरीका, फिर हमारा अनुशासन। आसपास के लोगों को जब एक हफ्ते तक उनके पास मैसेज पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इसके जीवन में क्या परिवर्तन है, आंखें खुल जाती हैं उनकी। फिर वो शिक्षक वाले नहीं बचते, उन्हें पता लगता है कि इस लड़के के अंदर जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसकी एफर्ट में, इसके एटीट्यूड में, इसके सोच में, इसके विचारों में एक जरूर कुछ बहुत बड़ा सोच करके बैठा हुआ है और बहुत सीरियस है। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपके साथ ये घटना घटी तो इसमें फायदा किसका होगा? टीचर की सैलरी बढ़ेगी क्या? पेरेंट्स के कोई अलग से इनकम सोर्स खुल जाएंगे क्या? किसको फायदा होगा? उसी को जो ये कर रहा होगा, जो अपने को अनुशासित करेगा, अपने को संगठित करेगा, अपने को ताकतवर बनाएगा, अपने को फोकस बनाएगा, वही इन सब चीजों का कल फायदा उठाएगा। क्योंकि जितना आप अपनी जिंदगी में बड़ी सक्सेस को करेक्ट करेंगे उतने ही आपको बड़े फ्रूट्स मिलेंगे। हम वो पेड़ लगा रहे हैं जिन्होंने कल फल देना है, और बहुत फल मीठा होता है। हम जो मार्केट में खाते हैं ना, ये कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए होते हैं, आधे पके हुए, और वो व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, उसका नाम हो गया, उससे सबको पकाया हुआ होता है। तो ये कच्चे पके हुए होते हैं। लेकिन जब किसी फल के वृक्ष के ऊपर नेचुरली पका हुआ फल हमारे सामने आता है ना, आने से पहले उसकी खुशबू आती है, बहुत सुंदर खुशबू आती है। उसके जब एकदम टाइट और वैसे रसीले फल को हम देखते हैं ना, देखते ही पता लग जाता है कि ये हमें कितना ज्यादा स्वाद देने वाला है। तो जब हम ऐसी मेहनत करेंगे, इंतजार करेंगे उस फल के पकने का, उस फल का आनंद कौन लेगा?
आप लेंगे। और एक आध बात तो, जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जितना आनंद आपको आएगा ना, उतना ही आनंद आपके टीचर्स को भी आएगा, उतना ही आनंद आपके पेरेंट्स को भी आएगा, उतना ही आनंद आपके सच्चे मित्रों को भी आएगा, जो कभी ना कभी इस राह में आपके सहायक बने होंगे। तो इस तरीके से करके हम अपना ही फायदा नहीं करेंगे, अपने परिवार का फायदा करेंगे, समाज का फायदा करेंगे, देश का फायदा करेंगे। और अगर सचमुच हम बिना बने रहे, सेवा उन्मुख बने रहे, तो हम अपने मानवता का भी फायदा करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि सब मेरे लिए है, क्योंकि हमारी सफलता में जाने कितने लोग लगे रहे थे, हमें पता भी नहीं होता। कॉन्शियसली और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं हमारी सक्सेस में हमारे साथ चलती हैं। तो हम जो भी बने जिंदगी में, इतना याद रखें कि हमें सबको उनका हिस्सा वापस लौटाना है, और जो बचेगा वो हमारा होगा। पहले सबको सबका मान, सबका सम्मान, सबका धन्यवाद वापस करना है, और जो फिर हमारी सक्सेस पर बचा है उस सचमुच फिर आपको उसका आनंद आएगा। तो अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं 2-3 मिनट। किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो हम कर सकते हैं 2-3 मिनट, कोई चाहे तो। जो भी कहा गया है वो लगभग मुझे लगता है सबको समझ ही आ गया है, उसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो अब जाकर के आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना टाइट वाला शेड्यूल बनाएंगे। कौन सा टाइट शेड्यूल? वो शेड्यूल बनाएंगे जिसमें लीकेज खत्म हो चुके होंगे, जिसमें अब बचा है तो सिर्फ एक ही चीज, प्रोडक्टिव टाइम, मेरा फोकस, मेरा संघर्ष, मेरे उद्देश्यों की पूर्ति की कामना, मेरी प्रेरणा और मेरा विश्वास कि हाँ मैं कर लूंगा। 6 एप्पल वाली स्टोरी को हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी चीज को करने लगेंगे ऐसे ही लोग हंसेंगे। यानी हंसने का मतलब, हंसेंगे के मतलब अविश्वास प्रदर्शित करेंगे अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से कि नहीं कर पाएगा। मुंह से नहीं भी बोलेंगे तो भी चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि आप जो करने का सोच रहे हैं लोग उससे असहमत हैं, क्योंकि लोगों ने आपकी पिछली लाइफ देखी है। अब जो आप आगे करने वाले हो वो लोगों की कल्पना में भी नहीं है। कल से सूरज तो रोज निकलता है, कल का सूरज नया निकलेगा। आप जिस दिन बाहर से किसी भी प्रेरणा का कभी भी इंतजार मत करना। प्रेरणा जैसे ही आप काम करना शुरू करोगे ना, प्रेरणा अपने आप आती चली जाएगी। मैं एक बहुत बड़ी स्टोरी सुनाने वाला था, समय की कमी की वजह से शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के अंदर, उसके अंडे चले जाते हैं। वो डिसाइड करती है कि समुद्र को सुखा करके अंडे लूंगी। वो अपनी चोंच से पानी निकाल के बाहर फेंकने लगती है। बाकी की चिड़िया उसका मन रखने के लिए, उसका साथ देने के लिए आ जाती है। हवा जंगल में आग की तरह फैलती है। बाकी के जानवर भी उस छोटी सी चिड़िया की मदद करने के लिए आ जाते हैं। पक्षियों के राजा होते हैं गरुड़, गरुड़ भी उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं। गरुड़ विष्णु जी का वाहन होते हैं। विष्णु जी को कहीं जाना होता है, वो गरुड़ को बुलाने आते हैं। गरुड़ कहते हैं कि जब तक मेरी चिड़िया के अंडे वापस नहीं मिलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। विष्णु जी को जरूरी जाना होता है, वो समुद्र से कहते हैं अंडे वापस करो वरना मैं तुम्हें सुखा दूंगा। पहली लाइन मैंने बोली थी कि चिड़िया चोंच से पानी लेकर समुद्र से बाहर फेंकती है। क्या चिड़िया कभी समुद्र को खाली कर पाएगी? उसने संकल्प लिया कि मैं समुद्र को सुखाकर अपने अंडे वापस लूंगी। और मैंने लास्ट वाली लाइन क्या बोली कहानी में कि विष्णु जी आकर बोलते हैं भगवान कि मैं तुझे सुखा दूंगा। भगवान के लिए समुद्र को सुखाना पॉसिबल है? तो जैसे ही चिड़िया ने डिसाइड किया कि मैं समुद्र को सुखा के अंडे वापस ले लूंगी,
पूरी सृष्टि के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि उसका वो संकल्प पूरा हो गया। भगवान की बनाई हुई ये प्रकृति हमारे लिए है, हमारे उद्देश्यों की सफलता के लिए है। पेड़ों पे जंगलों में जो फल पक रहे हैं वो हमारे लिए है, खेत में जो सब्जियां उग रही हैं हमने खानी है, जो अन्न उग रहा है हमने खाने हैं। भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर सीनरियां बनाई है, हमारे देखने के लिए बनाई है। इस पूरी सृष्टि का केंद्र हम हैं, तो ये सब तो हमें मिलना ही है, पर हमने दिया क्या? हमने उन्हें पाने का कितना प्रयास किया। चिड़िया ने जैसे ही प्रयास किया पूरी सृष्टि के अंदर माहौल बन गया और उसको वो अपना उद्देश्य प्राप्त हो गया। क्या हम भी इतनी गंभीरता से अपने बनाए हुए उद्देश्य को पाने के लिए प्रेरणा पूर्वक काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। कौन करेगा? हम खुद करेंगे। प्रेरणा आवश्यक नहीं है, काम करना शुरू करो, प्रेरणा आती रहेगी। जिस दिन आप काम करना शुरू करेंगे छोटे छोटे रिजल्ट निकलते रहते हैं। रिजल्ट का एंजॉय करो, बड़े रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि छोटे छोटे रिजल्ट हमारी प्रेरणा के रूप में हमारे सामने आते हैं। इतना दम के मेहनत करो, इतना जम के मेहनत करो कि जब बड़े होकर के आप कोई आपसे पूछे तो आप बोलो कि तो देखना चाहते हो मेरी उड़ान, तो पहले जाके ऊंचा करो आसमान। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगी हो और हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना भी लगी हो। जितनी भी बातें आपको अच्छी लगी हैं वो सारी की सारी बातें मेरे गुरुदेव की है, और जो बातें आपको अच्छी नहीं लगी है वो सारी बातें मेरी नालायकी है। उन सारी बातों को मेरी नालायकी समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर मेरे गुरुदेव की कुछ बात अच्छी लगी है तो आप जोरदार तालियों के साथ इस सेशन को बताइए। एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। हम कभी भी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सोचना ही बेवकूफी है कि हम गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप गुस्से का पहला शब्द सोचो, क्या होता है? क्या होता है? गुड। तो क्या आप ऐसी गंदी चीज के साथ एसोसिएट करना पसंद करोगे अपने आप को? बस इतना ध्यान रखना। धन्यवाद आचार्य जी, आपने जिस सरल और सुंदर तरीके से हमें कर्म और जीवन का हमेशा के लिए बस गया है। हम आपके इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जीवन के हर मोड़ पर एक ना एक बार ऐसी स्थिति जरूर आती है जब आपके पास दो रास्ते होते हैं, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, उचित या अनुचित। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं उस पंक्ति के लिए बस यही कहना चाहूंगी कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपनी सीट पर ही बैठे हैं, एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। बस बाकी सब बैठे रहो। हाँ आप खींच लो। आ जाओ इधर ही आ जाओ, इसके साथ।